और आइए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने तेज तर्रार नेता माधवी लता को मैदान में उतारा है। वो कैसे इस बार ओवैसी के गढ़ में उन्हें मात दे पाएंगी और जीत के बाद क्या है उनके प्लान, इन सभी मुद्दों पर माधवी लता ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माधवी लता जी न्यूज नेशन पर। और पहला सवाल आपसे ये है कि जो 40 सालों का एक इतिहास है, जो असदुद्दीन ओवैसी लगातार उनके परिवार के लोग जीतते रहे, अभी वर्तमान में वो सांसद हैं, उनके खिलाफ आप लड़ रही, क्या इतिहास बदल पाएंगे आप? बिल्कुल बदलेंगे हम, बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि इतिहास जब जब बदला है सच्चाई की वजह से बदला है। जहाँ पे भी बदला इतिहास, इसीलिए बदला इतिहास पूरे दुनिया में। जब आम इंसान सच्चाई से जागृत हो गया है, इतिहास बदला है। अब की बार भी हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में जितने भी मतदान देने वाले हैं, सबके पास सच्चाई जा रहा है। यही सच्चाई उनके आंख खोलेगा और यही सच्चाई उनकी हिम्मत बनेगी आकर मतदान देने के लिए और अब की बार भाजपा को ही जितवाने के लिए। माधवी लता जी, मैं आंकड़े देख रहा था लोकसभा में जो मतदाताओं की संख्या है, उसमें अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करेगा, 59% मुस्लिम मतदाता हैं। इसलिए बार बार सवाल उठता है कि माधवी लता उनके वोट के बगैर तो जीत नहीं सकती, और उनका वोट माधवी लता को मिलेगा कैसे? भैया, इसमें दो प्रकार है जी। एक तो हमारे हिंदू वोटर्स तकरीबन 10 लाख है, 9.5 से 10 लाख। और असद जी कितने वोट से कितने वोट्स आ रहे हैं उनको? 5,13,000, 15,000, 7,000 ऐसे आ रहे हैं। वैसे देखने पर भी हमारे लोग तो डबल हो गए ना जी। तो हमारे हिंदू वैसे भी है, ऐसा चुटकी कर कर हम लोगों को नहीं मारते, हम चुटकी कर कर वोट देते हैं और जितवाते हैं। अब दूसरी बात आई मुसलमानों की, उनके जितने भी वोट से उसमें तकरीबन 6 लाख तक तो बोगस वोट से, जो हम अब की बार उनको डालने नहीं देंगे। 5,15,000 में तकरीबन उनके बोगस वोट 2.5 लाख हैं। अगर 1 मई 13 तारीख को CRPF तैनात कर कर सारे जर्नलिस्ट देश के अगर हर पोलिंग माइनॉरिटी बूथ के ऊपर रिले करेंगे ना पूरा देश, मैं कहती हूँ साहब, इनका एक भी बोगस वोट उस दिन नहीं गिरेगा। खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद हो गया ना बस। तो आप ये कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो अब तक जीतते आ रहे हैं उसमें वो फर्जी वोटों से जीतते आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर के चुनाव आयोग की नज़र होती है, चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव को मैनेज करता है। तो इस बार क्या आपने चुनाव आयोग से कोई विशेष रिक्वेस्ट की है कि किस तरह से मतदान पे नज़र रखी जाए? हाँ जी, हमने किया है। हमने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कई लेटर्स लिखे हैं, जिसका कल हमको स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी फ़ोन आया है कि वो इसमें गौर करना चाहते हैं। और वो हमारे से GHMC से वहाँ से इंफॉर्मेशन आया कि जो पोलिंग बूथ्स माइनॉरिटी के हैं, आप हर एक बूथ का इंफॉर्मेशन भी दीजिए। लेकिन मेरे समझ से बाहर है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उनके पास कंप्लीट स्टाफ नहीं रहता है, वो GHMC पर ही आधार करना पड़ता है। GHMC का मतलब ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो हर स्टेट में जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट एक टीम रन करता है, उसी टीम पर इलेक्शन कमीशन को आधार होना पड़ता है। यही सिस्टम ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ दिक्कत तो इस बात की है कि स्टेट गवर्नमेंट जो GHMC है वो हमसे ही पूछते हैं, क्या कहकर, आप इन्फॉर्मेशन दो, आप इन्फॉर्मेशन दो। मैं आपसे एक ही सवाल कहती हूँ, क्या हमारा काम यही है कि बार बार हम अपने कैंपेनिंग छोड़कर सारे जो माइनॉरिटी पोलिंग बूथ्स हैं उन बूथों के पीछे जाएं और पता लगाएं कि कौन सा बूथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इतने सालों से लेटर्स तो लिख रहे हैं ना साहब उनको हम लोग, इतने इलेक्शंस में हम लोग कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं ना उन लोगों को, क्यों नहीं पकड़ रहे वो लोग? आप यकीन नहीं करते हैं, अब हम ये कैंपेनिंग करते करते हुए हम उस
एजेंट के पास, पोलिंग एजेंट के पास जाकर उनके साथ बैठना पड़ रहा है, फिर से मटेरियल बाहर निकाल के लिखने के लिए लेटर्स कि कल हम जब चंद्रायण गुट्टा गए थे वहाँ पे हमारे एक पोलिंग बूथ एजेंट, आंसू कम थे उसके आंख में से, पूछिए क्यों, वो हमको ये सच्चाई बता रहे थे कि माँ यहाँ पर एक पोलिंग बूथ ऐसा है जो घर में ही है, पोलिंग बूथ जो घर में बना है, पोलिंग बूथ जिसमें लोग रहते हैं, उस घर के निवासी घर में रहते हैं, माइनॉरिटी है वो, मुसलमान के घर में है पोलिंग बूथ। कहीं सुना है आप देश में ऐसा होते हुए? उसके बाजू का घर ही मुसलमान कॉर्पोरेट AMIM का घर है, कहीं सुना है ऐसा होते हुए आप? क्या मेरा यही काम है? GHMC क्या कर रहा है? क्या उनका जिम्मेदारी नहीं है? आज तक क्यों नहीं है उनके पास ये इंफॉर्मेशन? उनके तो पुलिस ठहरते वहां पर। अभी बताइए मैं कैंपेनिंग करूं, ये सारा इंफॉर्मेशन ढूंढते बैठूं मैं, क्या करूं मैं? मुश्किल तो है ये आप सब तो राजनीति सब लोग जानते हैं ना, देश में सब लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जी, एक और सवाल माधवीलता, मैं पढ़ रहा था अभी साहब, ये लोगों के पास जितने भी हमारे तरफ से कंप्लेंट्स, जी आप कंप्लीट कर लीजिए माधवी जी, फिर ये मैं अगला लोगों सवाल के पूछूंगा। पास जितने बार भी हमारे पास है जी, ये लोगों के पास जितने बार भी हमारे पास से कंप्लेंट्स जाते हैं ना, ये लोग बाजू रख देते हैं। अगर एक बार भी ये लोग हमारे सारे कंप्लेंट्स का फाइल सामने रखेंगे ना, जवाब खुद ब खुद उनके पास है, लेकिन वे फिर से पूछते, उतना क्यों भाई? हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को एक पेन ड्राइव भिजाए थे जिसमें आप एपिक टाइप करोगे नंबर, 2 वोटर आईडीज आएंगे एक आदमी का। फिर से क्यों पूछ रहे हैं हमसे ये लोग? कल इलेक्शन कमीशन से फ़ोन आया और वहाँ से GHMC वाले हमको फ़ोन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हमको भिजाइए। ये मुझे कोई दूसरा काम नहीं है, ये मेरा काम है। मेरा क्या काम है? एक उम्मीदवार के जैसे कि आप अपने काम करते जाइए, मैं घर घर जाके वोट मांगूँ, मैं बताऊँ मैं क्यों आप मुझे वोट देना है, मैं अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करना है, या मैं एपिक नंबर टाइप करते कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज के हिसाब से मैं इसको डिवाइड करते लोगों को बिठा के इसके ऊपर, ये करना चाहिए मुझे GHM की तरफ से। GHMC क्या करेगी तब? क्या करेगी भाई GHMC? ये मुझे करना चाहिए काम। हमारे टैक्स पे जो जीते हैं हमसे काम करवाते हैं लोग, पेन ड्राइव है उनके पास, एपिक नंबर उनका, डिलीट करिए ना, इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकती हूँ इन्फॉर्मेशन उनके पास? माधवीलता जी, आपने जो सच्चाई थी उसको सामने रखी, लेकिन मैं देख रहा था कि वहाँ लोग आपको अम्मा बुलाते हैं और अम्मा से तो बहुत लोग डरते भी हैं तो फिर ये जो स्थिति है वो क्यों नहीं बदल पा रही है? साहब, हमने तो इतिहास में पढ़ा है और हमारे घर में भी देखे, हम पप्पा से डरते हैं, अम्मा से डरने वाली बात कब से शुरू हो गई जी? ये तो एक अलग ही नया कहानी बन रहे हैं। अम्मा से कौन डरते हैं? जब पप्पा डांटते हैं तब भी घर में बच्चे मम्मा के पास ही तो जाते हैं ना। अम्मा इसलिए कहती है क्योंकि अम्मा खाना देती है, अम्मा इसलिए कहती है क्योंकि अम्मा उनकी दुख दर्द समझती है। जब वो लोग मुझे अम्मा कह सकते हैं तो आप सोचिए मुझे इससे कितने प्यार करते होंगे और मैं उनको कितना प्यार देती हूँ। अब डर कहाँ से आ गया साहब इस बीच में? मैं आपके बारे में इसलिए डर का मैंने जिक्र किया कि मैं पढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों कोई घटना हुई थी होली के आसपास, वहाँ कुछ लोग आपको देखने के बाद भाग गए थे वहाँ से कि अम्मा आ गई है और कुछ इस तरह की हुई कहानी थी। नहीं भैया, डरे आम इंसान नहीं, डरे थे पुलिस। जो आम इंसान है वो भागे नहीं, मुझे देखकर हिम्मत जुटाकर मेरे पास है, अरे अम्मा आ गई रे, चलो जाएंगे उनके पास, उनसे हिम्मत लेंगे, क्योंकि पुलिस उनको भगा रहे थे वहाँ से। उन लोगों को पारदीवाड़ा ST औरतों का मदद करने नहीं बैठने दे रहे थे वहाँ पर, उनको राशन पानी देने नहीं दे रहे थे, उनके मोबाइल छीन लिए थे पुलिस वाले और उनके मदद करने नहीं दे रहे थे आम इंसान और युवा नेता जो वहाँ पे गए थे। मुझे देखते ही उनको लगा रे अम्मा आ गई रे, इसका मतलब है हमारा मदद करने वाली अम्मा आ गई रे। भागने वाला वाक्य और सेंटेंस नहीं था साहब, वो डर तो बेचारे पुलिस से हो गए थे वो लोग, बहुत मारपीट बहुत मारे वो लोगों को।
बहुत मार खाए बच्चे, जो मदद करने गए वो मार खाए। माधवीलता जी, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आप लड़ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी किस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में जाकर के, वो आप देख रही हैं। ये आपको मुश्किल लगता है? आपको लगता है कि नहीं मुश्किल नहीं है, ठीक है, मौका मिला है तो इसको करना है? वो जो बारीक सी लाइन है वो कितनी महत्वपूर्ण है और उसको कैसे आप आगे ले जाएंगे? साहब, मैं एक ही बताती हूँ आपको, कभी आपने असद जी को, एक अच्छे परिवार के सदस्य को, दुखी होते वक्त जाकर उनको हमदर्द देना कहीं सुने आप? नहीं। वो सारे राष्ट्र में जब भी जाते हैं ना, ऐसा मर्डर करने वालों को, चोरू चक्की करने वालों को, गालियां देने वालों को जाकर हमदर्दी दिखाते हैं। वैसे इंसान से कौन सा डर, क्या डर, बताइए तो सही आप। अच्छा काम करने वाले से, अरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में चले जाएंगे, लोगों के दिल में जिएंगे, तो उन लोगों से इनको डर लगता। ऐसे काम करने वालों से मुझे कोई डर नहीं लगता साहब। जाना चाहिए तो जाने दीजिए, बांग्लादेश में भी जाने दीजिए, इनको पाकिस्तान में भी जाके ठहरने दीजिए इलेक्शंस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग उनके लिए हैं जो इनकी तरह जीतना चाहते हैं इलेक्शंस। मुख्तार अंसार जी भी वैसी जीते ना, इन्हों भी ऐसी जीत रहे ना आज तक, तो ये कि दोनों भाई भाई हुए। क्यों? जिस प्रकार के वो लोग रास्ता चुने हैं आगे बढ़ने के लिए। और हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो आम इंसान से जीने वाले हैं साथ, हम उनके लिए मदद करने वाले हैं, हम पसमंद के बात सुनने वाले हैं, हम उनके दर्द बांटने वाले हैं। ये लोग आएंगे साहब, अभी इनको घर चले जाने का टाइम आ गया है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनसे।